हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। इसके कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। बीकॉम थर्ड ईयर में ये चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 3 और अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 3 से 5 नंबर के बीच में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही के लिए ये वीडियो है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और बीकॉम के लिए भी। आइए स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक डिबेंचर कंपनी के द्वारा निर्गमित निश्चित समान राशियों के ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है जिसके द्वारा कंपनी जनता के लिए गए ऋण की स्वीकृति अपनी सार्वमुद्रा के अंतर्गत करती है। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का एक सूचक होता है जिसके धारक को ऋण पत्रधारी कहा जाता है। आइए इसकी एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं। द वर्ड डिबेंचर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर। देखिए, डिबेंचर का जो वर्ड है वो लैटिन का वर्ड डिबेयर से लिया गया है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में ओ। अब डिबेयर का क्या मतलब होता है? डिबेयर का मतलब होता है चाहना, कुछ चाहत है, कुछ उसको रिक्वायरमेंट है। और ओ का मतलब होता है किसी का कर्जदार हो जाना। तो कंपनी क्या करती है? लोगों से यानी पब्लिक से पैसा लेती है उधार और उसके बदले में वो एक बॉन्ड इशू करती है। ए डिवेंचर इज ए बॉन्ड, एक तरीके का बॉन्ड होता है ऋण पत्र जो लिया जाता है यूजली अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जहाँ पे कंपनी की एक पर्टिकुलर सील लगी होती है। सिक्योर्ड बाई ए चार्ज ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी, जो कि कंपनी की किसी प्रॉपर्टी के द्वारा वो चार्ज किया था यानी सिक्योर्ड होता है। आर अंडरटेकिंग बीरिंग ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो या फिर हो सकता है कि वो पर्टिकुलर उस पर कोई एक फिक्स रेट लगा हो, जैसे 12%, 13%, 15%। एंड बीइंग आइदर रीपेबल विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, जिसका पेमेंट यानी रीपेमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, के बाद होता है। ऑन आर ए स्पेसिफाइड डेट, या कोई पर्टिकुलर डेट दी जाती है। आर इरिडीमेबल ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी का अस्तित्व है तब तक वो इरिडीमेबल है यानी उसका कन्वर्जन किसी में नहीं हो सकता है। जैसे डिवेंचर का कन्वर्जन शेयर में हो जाए तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये होती है डिवेंचर्स। अब अकॉर्डिंग टू जस्टिस विटी, देखिए जस्टिस विटी ने कुछ कहा है इसके बारे में कि डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट ए डेप्ट और एक्नॉलेज इट। डिवेंचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो या तो क्रिएट किया जाता है लोन के लिए और उसका एक एक्नॉलेजमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, एक स्लिप है। ये जस्टिस विटी ने कहा है। आइडियल डिफिनेशन की बात करें तो आइडियल डिफिनेशन है डिवेंचर इज ए लोन सर्टिफाइड एक्नॉलेजिंग द डेप्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, repayment of debenture, period of loan, and specific detail of security. It may be issued at par, at discount, or at premium like share. ऋण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा में स्वीकृत एवं निर्गमित ऋण प्राप्ति का प्रमाण पत्र है जिस पर ऋण संबंधी समस्त शर्तें लिखी जाती हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, रिडम्पशन कब होगा इसका, बिल्कुल ये सब चीज़ें आपकी उसमें रिटर्न में होंगी। और ये जो भी होंगी उसमें जो हमारा डिवेंचर होल्डर होगा जिसने डिवेंचर्स को कंपनी के खरीद रखे हैं वो क्रेडिटर सिक्योरिटीज़ एक तरीके का ऋणदाता प्रतिभूति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा इसका ट्रीटमेंट जैसे हमने शेयर में किया हुआ था, एट पार की कंडीशन, एट डिस्काउंट की कंडीशन और एट प्रीमियम की कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन में इसकी जनरल एंट्रीज होंगी और तीनों ही कंडीशन में डिवेंचर इशू हो सकते हैं। काइंड ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर के मेन 5 काइंड हैं। पहला है निगोशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ निगोशिएशन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। तो सबके 2-2 पार्ट हैं, आइए एक एक डिस्कस कर लेते हैं। निगोशिएबिलिटी के बेस पे जो पहला है हमारा रजिस्टर्ड डिवेंचर। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर की। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है? ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित किए जाते हैं और जिनकी प्रविष्टि कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में की जाती है, यानी जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं उनके जो डिवेंचर होल्डर होते हैं
उनका एक पर्टिकुलर रजिस्टर होता है। अगर उसकी एंट्री रजिस्टर में की गई है तो वो पंजीकृत ऋणपत्र धारी कहलाते हैं, यानी वो जो ऋणपत्र उन्होंने लिया है, डिवेंचर लिया है, वो पंजीकृत ऋणपत्र कहलाता है। इन ऋणपत्रों के मूलधन पर, यानी मूलधन जो बेसिक अमाउंट होता है, तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान केवल कंपनी के पंजीकृत ऋणपत्र धारियों को ही दिया जाता है। जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर होते हैं उन्हीं को ऋणपत्र यानी इंटरेस्ट पेमेंट होता है। दूसरा है बियरर डिवेंचर। अब बियरर डिवेंचर की बात करते हैं तो बियरर डिवेंचर क्या होता है? ऐसे ऋणपत्र जिनकी प्रविष्टि कंपनी के ऋणपत्र धारियों के रजिस्टर में नहीं की जाती है और जिनका हस्तांतरण केवल डिलीवरी से होता है, वाहक ऋणपत्र कहलाते हैं। वाहक मतलब होता है बियरर ऋणपत्र कहलाते हैं। इन ऋणपत्रों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उनके वाहक को किया जाता है। वाहक यानी बियरर को किया जाता है। वाहक यानी बियरर ऋणपत्र के साथ कूपन संलग्न करता है। एक पर्टिकुलर उसमें कूपन होता है जिनको बैंक में प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद उनका जो भी इंटरेस्ट होगा वो पेमेंट कर दिया जाता है। दूसरा हमारा मेन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पे पहला है सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिवेंचर। अब ये कौन सा डिवेंचर होता है? ऐसे ऋणपत्र जो कंपनी की चल या अचल यानी फ्लोटिंग एंड फ्लक्चुएटिंग संपत्ति पर चार्ज द्वारा सुरक्षित होते हैं, यानी जिनको कंपनी की पर्टिकुलर एक असेट द्वारा सुरक्षित सिक्योर किया जाता है, वो सिक्योर्ड या बंधक सहित ऋणपत्र कहलाते हैं। यदि कंपनी डिवेंचर होल्डर को जो ड्यू इंटरेस्ट होता है इसका बेसिक अमाउंट में किसी प्रकार की कोई फॉल्ट करती है तो ऋणपत्रधारी अपनी क्षतिपूर्ति यानी जो क्लेम होगा उसकी राशि का भार या बंधक पर रखी गई संपत्ति के विक्रय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट होता है तो जो भी चीज़ सिक्योर की गई है उसको जो भी डिवेंचर होल्डर होगा उसको बेच सकता है। उसको बेच के अपना इंटरेस्ट और अपना जो भी डिवेंचर का प्राइस है वो ले सकता है। दूसरा है अनसिक्योर्ड और सिंपल और निक डिवेंचर। अब देखो अनसिक्योर्ड है तो ऐसे डिवेंचर्स जिन पर देय ब्याज और मूलधन के लिए कंपनी की कोई प्रतिभूति सिक्योर नहीं की गई है, ऐसे डिवेंचर्स को हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर की कंडीशन में रखते हैं। यह केवल ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है कि हमने हाँ आपको ऋण दिया हुआ है, बस इतना ही है। कंपनी के समापन के समय इन्हें साधारण लेनदार माना जाता है, यानी ये जो नॉर्मल एक क्रेडिटर की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। इन ऋणपत्रों का प्रचलन अब नहीं के बराबर है, मतलब बिल्कुल भी इनका कोई अपना पैसा कहीं क्यों लगाएगा जब वो सिक्योर ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं लगाएगा। इसके बाद है रिडम्पशन के बेसिस पे। पहला है रिडीमेबल डिवेंचर। ऐसे ऋणपत्र जिनका शोधन कंपनी के द्वारा, शोधन मतलब होता है रिडेम्पशन, कंपनी के द्वारा निश्चित अवधि के बाद ऋणपत्र धारियों की मांग पर जब डिवेंचर होल्डर चाहे या उसकी डिमांड पे उन्हें सूचना देकर किया जाता है। जो रिडेम्पशन डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर्स को हम रिडेम्पशन डिवेंचर कहलाते हैं। कंपनी अपने जीवन काल यानी पर्टिकुलर जो उसका टाइम पीरियड है में इन ऋणपत्रों का भुगतान कर देती है। जब कंपनी बंद होने के पहले ही इनका पूरा का पूरा पेमेंट रिडेम्पशन हो जाता है। साधारणतः इसे शोधनीय ऋणपत्रों का निर्गमन कहलाता है, यानी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहलाता है। इरिडीमेबल, ऐसे ऋणपत्र जिनका शोधन कंपनी के समापन पर किया जाता है, अशोध ऋणपत्र कहलाते हैं। कंपनी इन पर नियमित रूप से ब्याज देती है। देखिए इरिडीमेबल का मतलब है जब कंपनी बंद होगी तब इनका पेमेंट करेगी, उसके पहले इसका पेमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं कन्वर्टिएबल की। कन्वर्टिएबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? इनमें पहला है परिवर्तनीय ऋणपत्र। ऐसे ऋणपत्र जिनका शोधन यानी रिडेम्पशन ऋणपत्रधारियों की स्वेच्छा पर समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके किया जाता है। मतलब ये है कि जो डिवेंचर्स जिनका रिडेम्पशन जो डिवेंचर होल्डर हैं वो अपनी मर्जी से अगर चाहें तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लें या किसी अदर सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर में भी करवा सकते हैं या कोई और सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं में कन्वर्जन हो जाए। और इसके लिए जो कन्वर्जन होता है तो एक निश्चित समय अवधि निर्धारित कर दी जाती है और कुछ शर्तें हैं, उसके साथ में इनका कन्वर्जन आसानी से हो जाता है, तो ये कन्वर्टिएबल डिवेंचर कहलाते हैं। दूसरा है नॉन कन्वर्टिएबल डिवेंचर। अब नॉन कन्वर्टिएबल डिवेंचर्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे ऋणपत्र जिनका शोधन समता अंशों में
परिवर्तन के द्वारा नहीं किया जाता है, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। मतलब जिनका कन्वर्जन इक्विटी शेयर में ना हो वो नॉन कन्वर्टिएबल डिवेंचर्स कहलाते हैं। लास्ट है हमारा कूपन रेट। कूपन रेट में पहला है स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। स्पेसिफिक कूपन रेट जब ऋण पत्र पूर्व निश्चित अवधि ब्याज पर दिए गए एक कूपन पर्टिकुलर कूपन से होता है तो उसे हम कूपन विशिष्ट कूपन या स्पेसिफाइड कूपन रेट डिस्काउंट डिवेंचर कहते हैं। यह दर निश्चित यानी फिक्स या फ्लोटिंग होती है। सामान्यतया चल दर को बैंक दर से संबंधित कर दिया जाता है। कंपनियों के द्वारा सामान्यतः इसी प्रकार के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, यानी स्पेसिफाइड पर्टिकुलर उसमें एक कूपन रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जीरो कूपन की। तो जीरो कूपन क्या होता है? जब ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है तो इसे शून्य कूपन दर यानी जीरो कूपन रेट बॉन्ड कहते हैं। यह निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है। इसका जो भी इशू होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्काउंट पे होगा। इसका जो इशू प्राइस होगा वो नॉमिनल वैल्यू का अंतर ऋण पत्रों की अवधि का ब्याज होता है, यानी जो इसका डिफरेंस अमाउंट होगा इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू वही इसका इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये आपकी 5 कैटेगरी थी काइंड्स ऑफ डिवेंचर की: निगोशिएबल, सिक्योरिटी, रिडम्पशन, कन्वर्टिएबल और कूपन रेट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए जानते हैं अगला हमारा टॉपिक। अगला है कि जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं, टाइप ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखिए 3 प्रकार से इसका हम इशू कर सकते हैं। पहला है फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश। फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश में हम 3 प्रकार से करते हैं। एट पार की कंडीशन होती है, एट प्रीमियम की कंडीशन होती है और एट डिस्काउंट की होती है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को अभी कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये फॉर कंसीडरेशन अदर दैन कैश। हम कैश की जगह कुछ और कन्वर्जन कर सकते हैं उसका, या और तरीके से इशू कर सकते हैं, असेट के द्वारा कर सकते हैं। और लास्ट है कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के द्वारा भी डिवेंचर का इशू हो सकता है। अब देखिए जब हम इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश करते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो शेयर के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए, इन प्लेस ऑफ शेयर कैपिटल की जगह हम डिवेंचर एप्लीकेशन लिखते हैं, अलॉटमेंट की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट लिखते हैं, फर्स्ट कॉल की जगह डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिखते हैं, शेयर फाइनल कॉल की जगह डिवेंचर फाइनल कॉल करते हैं। इन प्लेस ऑफ प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी की जगह हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इन प्लेस ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये दोनों में सिमिलरिटी यही है कि जहाँ पे हम शेयर वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डिवेंचर का वर्ड यूज़ करेंगे। अब तीनों कंडीशन की बात करते हैं। तो जो पहली कंडीशन है उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। अब एट पार की कंडीशन को समझ लेते हैं। एट पार का मतलब आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, पिछले वीडियो यानी शेयर वाले वीडियो में बीकॉम थर्ड का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीडियो बना हुआ है, सीबीएसई के बच्चे उसको भी देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के साथ बना हुआ है। वैसे मैं इशू ऑफ शेयर पे एक दोबारा से वीडियो बनाऊंगा सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग से, बट अगर आप अभी देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है रिमी लिमिटेड इशू 1012% डिवेंचर। देखिए डिवेंचर्स और शेयर में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर रेट एक लिख दिया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि कंपनी इस पर्टिकुलर रेट से आपको इंटरेस्ट ईयरली पेमेंट करेगी। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी होगा, जो भी शेयर डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में जो भी डिस्कशन हुए होंगे उसी के बेसिस पे ये रेट फिक्स किया जाता है। ऑफ 100 ईच एट पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द मनी वे आर रिसीव्ड was received when due पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिमी लिमिटेड। अब देखिए 1000 डिवेंचर कंपनी ने इशू किए थे जो कि 12% वाले हैं, 100 रुपये का एक डिवेंचर है। अब उसमें पहले तो 10 रुपये उसने एप्लीकेशन पे लिए हैं, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पे लिए हैं, 25 फर्स्ट कॉल और 25 फाइनल कॉल पे लिए हैं। तो इसके लिए जो एंट्रीज हम पास आउट करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले एक टेबल से समझ लीजिए। एप्लीकेशन का जो मनी हमें रिसीव्ड होगा वो होगा 1000 डिवेंचर पर 10 की रेट से 10,000 रुपीज़, और अलॉटमेंट पे हमारा रेट क्या है 40 रुपीज़। तो 40 इंटू 1000 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल का रेट है 25 इंटू 1000 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़, और फाइनल कॉल का 25 रुपीज़ है, 1000 के रेट से 25,000 हो जाएगा। तो ये अमाउंट है जो हमें रिसीव्ड होनी है ड्यूरिंग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। इसकी एंट्रीज हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ
10, ये पहली एंट्री आपकी पास आउट हो गई। दूसरी एंट्री में हम जो भी पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन का उसको ट्रांसफ़र करते हैं 12% डिवेंचर में। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। अलॉटमेंट की एंट्री की बात करें तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 40,000 रुपीज़। और नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारा मनी रिसीव्ड हो गया है अलॉटमेंट पे। इसके बाद है 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 25,000 टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और इसके रिसीविंग अमाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री की बात करें सेकंड कॉल की तो 12% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 25,000 का। नेक्स्ट एंट्री इसमें है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 25,000 बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये है डिवेंचर इशू एट पार। इसके बाद बात करते हैं प्रीमियम पे अगर डिवेंचर इशू होता है तो प्रीमियम पे डिवेंचर इशू होगा तो क्या होगा। देखिए, बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड ने इशू किया है 1000 डिवेंचर जो कि 12% वाले हैं। 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है और 10% का प्रीमियम लगा हुआ है इसमें। अब रेट क्या क्या है, 30 रुपीज़ तो उसने एप्लीकेशन पे ले लिए जिसमें से 5 रुपये का प्रीमियम जुड़ा हुआ है। 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है, उस पर भी 5 रुपये प्रीमियम का है, और 50 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिए है। कंपनी ने इशू किया था 1000 डिवेंचर 12% वाले, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1500 डिवेंचर की 12% वाले, यानी 500 डिवेंचर्स हमारे पास एप्लीकेशन में ज़्यादा आ गए हैं। तो 500 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000। तो ये 15,000 रुपये का एक्सेस मनी हमें रिसीव्ड हुआ है, जिसका सेटलमेंट कहाँ पे करना है, टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय जब हमें पैसा मिलेगा तो वहाँ पे इतनी मनी हमें क्या करनी है, माइनस कर देनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमें एप्लीकेशन पे वो पैसा मिल चुका है। तो जनरल एंट्री देखते हैं इसकी। ये एप्लीकेशन का है, 30 रुपीज़ है जिसमें 25 का हमारा कॉल है और 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। इसका मतलब है 37,500 तो हमें एक्चुअल मिला हुआ है, और प्रीमियम की बात करें तो 7,500 प्रीमियम का पैसा मिला है। तो एप्लीकेशन पे ओवरऑल पैसा मिला है 45,000 का। अलॉटमेंट की बात करें तो 30 रुपीज़ की अलॉटमेंट है जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम है और 25 रुपीज़ का कॉल था। 1000 यहाँ पे फेस जो भी हमने से डिवेंचर इशू किया था उसके बेसिस पे करनी है। 25,000 और 5,000 दोनों मिला के हो जाएगा 30,000, और यहाँ पे 15,000 हमें एक्सेस मिला हुआ था जो यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल जो हमें पैसा मिलेगा अलॉटमेंट पे वो है 15,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है, 50 रुपीज़ है, और 1000 डिवेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 50,000 रुपीज़। जनरल एंट्री में इसको पुटअप करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 रुपीज़, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 1000 इंटू 25, जितने में हमने शेयर इशू किया था, और इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं जुड़ा हुआ है इस वाले पर्टिकुलर में। उसके बाद प्रीमियम का पैसा कहाँ जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, प्रीमियम का पैसा यहाँ जुड़ा हुआ है। और तो बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, 12,500 डिवेंचर अलॉटमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट पे हमें 30,000 रुपीज़ यहाँ से मिला हुआ है, और 25,000 12% डिवेंचर का है, और 5,000 रुपये प्रीमियम का पैसा है जो डिवेंचर अलॉटमेंट पे आया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 15,000 हमने माइनस किया है 30,000 में से, तो रिसीव कितना हुआ है 15,000 रुपीज़। इसके बाद बात करें फर्स्ट कॉल की तो 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और लास्ट एंट्री हो जाएगी जो हमें रिसीव्ड हुई है, ये ड्यू की एंट्री थी, और रिसीविंग की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये है आपका डिवेंचर इशू एट अ प्रीमियम। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो इशू ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट। क्वेश्चन है, भारत लिमिटेड ने इशू किया है 15,000
17% वाले डिवेंचर, जो कि 100 रुपये का एक डिवेंचर है और उस पर 5% का डिस्काउंट लगा हुआ है, मतलब वो डिवेंचर हमारा हो गया 95 रुपीज़ का। 25 पेमेंट है हमारी एप्लीकेशन के साथ में और 20% है अलॉटमेंट के साथ में, और बचा हुआ जो भी पैसा है वो 3 मंथ बाद है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ऑल द डिवेंचर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हमारा अलॉटमेंट का रेट है वो है 25, एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, ये 25 होना चाहिए था। इसका मतलब है डिस्काउंट इसी पे लगा हुआ है, इसलिए इसका रेट लिखा हुआ है 20 रुपीज़। तो डिस्काउंट की जो भी एंट्री होगी वो पर्टिकुलर अगर किसी के साथ नहीं दी हुई है तो हम उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। एंट्री देखते हैं। इशू है 15,000 17% वाले डिवेंचर, जो कि 100 रुपीज़ का एक है, 5% के डिस्काउंट पे है। अप्लीकेशन का रेट है 25, अप्लीकेशन है 25 इंटू 15,000 इक्वल टू 3,75,000। अलॉटमेंट है 20 रुपीज़ का, जो है 3,00,000 रुपीज़ अगर 15,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 75,000, 5 इंटू 15,000। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीज़ की है, इंटू 15,000 इक्वल टू 7,50,000 रुपीज़। जनरल एंट्री में इसको कैसे सेटल करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3,75,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है और एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया गया है 17% डिवेंचर में। जनरल एंट्री हुई है 17% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर अकाउंट 3,75,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है 17% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यही एक एंट्री है जो डिफर करती है और उसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर अकाउंट 3,00,000 रुपीज़ जो हमें एक्चुअल में ड्यू है और 75,000 रुपीज़ जो हमने डिस्काउंट किया हुआ है, ये आएगा और टोटल ओवरऑल वैल्यू आएगी 3,75,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट से जो हमें रिसीव होगा डिस्काउंट के अलावा वाला अमाउंट मिलेगा दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद की एंट्री है 17% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर अकाउंट 7,50,000 रुपीज़। और लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।